जब मैं मकान की तलाश में मोटर पर निकला और छोटी छोटी टोलियों के पास से पहली बार गुजरा तो मेरे दिल में एक ख्याल आया जिसे मैंने फ़ौरन पीछे धकेल दिया ताकि लबों तक ना आ सके। फिर जब इन टोलियों और जलूसों से सरेराह हर रोज़ मुलाकात होने लगी और मेरे ईरानी हमराही ने इस मंज़र के बारे में मोहतात गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मैंने उसे अपने ख्याल से आगाह करना ज़रूरी समझा। उन दिनों हम लोग हफ्ते में 2-3 बार किसी स्टेट एजेंसी के नुमाइंदे के हमरा मकान देखने के लिए जाते थे। मकान या मोहल्ला नापसंद होता या उसका किराया हमारी पहुंच से बाहर और शराइत नामकूल होती। एक मकान के साथ शर्त ये थी कि मास्टर बेडरूम, इसका ड्रेसिंग रूम और गुसल खाना किराए में शामिल नहीं है। मालिक इसमें ताला डालेगा मगर उसे हक़ हासिल होगा कि साल में 15 दिन इस बेडरूम में आकर बसर करे। यह मास्टर बेडरूम घर के बीचों बीच वाक़ था। एक साहब मुसिर थे कि उनका पोनी अस्तबल में और बिल्लियाँ घर के अंदर रहेंगी। वो उनकी देखभाल के लिए एक मुलाजिम छोड़ जाएंगे। बिल्लियों के खाने पीने के लिए दूध, गोश्त और ख्वाब देखने के लिए छीछड़ों का इंतज़ाम किराएदार को करना होगा। एक और मकान देखने गए तो मालिक के मकान से देर तक उसका पोर्टफोलियो बैग ही ना खुला जिसमें मकान की चाबी रखी हुई थी। बैग में कुफल हिंसा लगा हुआ था और मालिक को सही नंबर याद ना था। कहने लगा, मैं हर महीने की पहली तारीख को इस ताले के एदाद बदल देता हूँ। जब कभी ताज़ा नंबर भूल जाऊँ तो इस तरह सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बेशरम गर्ज़मंद की तरह हम लोग भी 15-20 मिनट तक तमाशा देखते रहे। इस दौरान में मुझे इब्ने हसन बरनी का एक तबसरा याद आया। एक दिन मौज में थे और माशरे की उन कमज़ोरियों का हाल सुना रहे थे जिन पर आम तौर से कोई तवज्जो नहीं करता। बोले, ये पाकिस्तानी भी क्या सादा लॉ हैं। सारी कौम के सैमसोनाइट मार्का सूटकेस और दस्ती बैग के नंबरों वाला ताला 786 पर खुल जाता है। इन लोगों को तरकीबी ताले के इस्तेमाल की तरकीब भी नहीं आती और हिंसों के अदल बदल से जो सैकड़ों बल्कि हज़ारों नए नंबर बनते हैं वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। दरअसल ये लोग बरकत और हिफाजत का फ़र्क भी नहीं जानते। मैंने कहा, ये सच है कि हम राज की हिफाजत के मामले में कदरे लापरवाह हैं। एटम बम को ले लीजिए। हर ऐरा गैरा इस सिलसिले में यूँ बयान देता गया और डॉक्टर AQ खान है। परवाह करने और पर्दापोशी का काम हमने परवरदिगार पर छोड़ रखा है। एक दिन जनरल मूसा ने अपने दस्ती बैग के नंबरों वाले ताले को कुछ देर घुमाने के बाद ताले को बुरा भला कहते हुए फरमाया, नॉनसेंस। मुझे नंबर सही तौर पर दिखाई नहीं देते और वो ऐनक जिसे लगाकर मैं इन नंबरों को पढ़ सकता हूँ इस पोर्टफोलियो बैग के अंदर बंद है। एक स्मार्ट नौजवान उठा और सलूट मारने के बाद कहने लगा, सर मैं खोल देता हूँ। फिर उसने सरगोशी करते हुए नंबर पूछा। जर्नैली जवाब बावाज़ बुलंद मिला, इस ताले का कोड नंबर है 303। ताला खोलो और नंबर को फ़ौरन भूल जाओ। आसपास मौजूद हर शख्स को ये नंबर याद हो गया। मैंने मोहम्मद हरंदी से कहा, यह ख्याल कई दिन पहले आया था मगर आज तुमसे बयान कर रहा हूँ। ये हाउसिंग एजेंसियों की फहरिस्त जो तुम लिए फिर रहे हो इसे मैंने कई बार पढ़ा है। अर्जंग, कंडू, विक्ट्री, एफल, शॉप, रॉबिन्सन, मून हाउस वगैरह वगैरह। इस फ़र्द में मुझे उस एजेंसी का नाम दिखाई नहीं दिया जिसकी मार्फत बिल आखिर मुझे मकान मिलेगा। उसने बड़े इश्तियाक से एजेंसी का नाम पूछा। मैंने जवाब दिया, जलूस। लेकिन ये अरबी और फ़ारसी वाला जलूस नहीं बल्कि उर्दू वाला जलूस है। आप बैठने को जलूस कहते हैं, हम उठ खड़े होने को कहते हैं। ये छोटे छोटे जलूस जो रोज़ हमें सड़क के किनारे चलते हुए नज़र आते हैं, जिस दिन सड़क के बीचों बीच चलना शुरू करेंगे उस दिन मुझे मकान मिल जाएगा। असफर जानी ने बड़े राजदाराना अंदाज में कहा, सर अगर आप 2-4 माह और इंतज़ार कर सकें तो एक बहुत अच्छा वाला मिल सकता है। मुझे अपने भाई की बातों से लगता है जमशेद आमोज़गार की हुकूमत अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। मेरा भाई नई काबीना में शिरकत के बजाय मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखता है, लिहाजा उसका घर खाली हो जाएगा। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि वज़ीर ख़जाना अभी से मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहा है। गोया अंदरूनी खाना हालात इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है जितना तेहरान यूनिवर्सिटी के सदर दरवाज़े के आसपास नज़र आते हैं। एक दिन ये कहा कि मुझे मकान मिल गया, वही जो सोमालिया के सफ़ीर ने किराए के इजाफे की वजह से खाली किया था, वही जिसका जुज़वी मालिक मेरे साथ किराए की हद कम होने पर इजहार हमदर्दी करके वापस चला गया था। इधर याला चौक में जलूस पर गोली चली, इधर वो किरायानामा लेके दफ्तर आ पहुंचा। किराए की नई हद $3000 माहाना है और ये रकम उसे मंजूर है। वो एक दूर अंदेश नौजवान है जो हालात का रुख देखकर अंदाज़ा लगा चुका है कि कल को इतनी रकम देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ख़ियाबान अस्फंदियार वाले मकान के किराए नामे पर मैंने दस्तखत कर दिए।
अभी उसकी स्याही भी खुश्क ना हुई कि मेरे दफ्तर में स्टेट एजेंसी के नुमाइंदे और मालिकान ने मकान का तांता लग गया। इलाहिया के उस मालिक मकान का फ़ोन भी आया जिसका अखबार में इश्तहार पढ़कर मैं और अज़रा विला देखने के लिए गए थे। इश्तहार में लिखा था, ये वाला अंदलसी तर्ज़ तामीर का खूबसूरत नमूना है और इसके लॉन से सूरज ग़रूब होने का मंज़र दीदनी है। हम मगरिब से ज़रा पहले गए और खुश मंजरी के इश्तहारी दावे को बिल्कुल दुरुस्त पाया। इमारत मुख्तसर सी थी, हमारी ज़रूरियात से कदरे कम। मालिक मकान ने जो हमारा इंटरव्यू लिया वो तवील और सब्र आज़मा था, तकरीबन हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त के बराबर। इसके बावजूद शायद हम इस मकान के बारे में शराइत पर गुफ्तगू शुरू करते, मगर मालिक मकान की एक हरकत ने इसकी कोई गुंजाइश न छोड़ी। जब हम मकान के बारे में मालिक मकान का तौसीफ़ी लेक्चर सुनकर इमारत के अंदर दाखिल हुए तो मैं सबसे आगे था। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। लम्हे भर कमरे में खड़े रहने के बाद मैंने अचानक मुड़कर देखा, मालिक के मकान दरवाजे के हैंडल को रुमाल से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रहे थे। जब 10-12 हफ्तों के बाद इस मालिक के मकान का फ़ोन आया तो मेरे दिल में उस रगड़ की कसक अभी बाकी थी। फ़ोन पर उन्होंने बताया कि जिस दिन आपसे पहली बार मुलाकात हुई उस वक्त मेरे दिल ने गवाही दी थी कि ये घर आप जैसे बामज़ाक शख्स के लिए तामीर हुआ है। आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो किसी मिसाली किराएदार में हो सकती हैं। ख़ारजी सिफारतकार, मुख्तसर घराना, घरदारी का सलीक़ा वग़ैरह वग़ैरह। आप जो किराया भी देंगे मैं कबूल कर लूँगा, अपनों से भला कोई तकरार करता है। मैंने जवाब दिया, घर हमें पसंद है, बस एक कबाहत है, हैंडल को हाथ से घुमाए बगैर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते और यह आपके लिए मुमकिन ना होगा कि मुस्तकिल दरवाजे से लगे खड़े रहें ताकि हर बार हमारे हैंडल घुमाने के बाद रुमाल निकाल कर उसे साफ़ कर सकें। एक शख्स जिससे सरेराह मुलाकात हुई थी मुझे चाय पर बुलाया। मैं उसके घर पर पहुंचा। वहाँ मेरे अलावा कोई और मेहमान न था। उसने कहा, मैंने आपको ज़हमत दी है कि आप मेरा घर देखें। ये एक बाग़ के अंदर वाक़ है। इस बाग़ में फलदार दरख्त भी हैं और बड़ा सा लॉन भी है। मोटरों के 4 गैराज हैं और इतने ही कमरे मुलाजिमों की रिहाइश के लिए हैं। सगखाना इतना बड़ा है कि इसमें 4-6 कुत्ते आराम से रह सकते हैं। आपसे क्या छुपाना, मैं मुल्क से कुछ अरसे के लिए फ़रार होना चाहता हूँ। मेरा घर इसी सूरत में महफूज रह सकता है कि इसमें कोई सिफारतकार ठहरा हुआ हो। क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे? मैं 2 मोटरें, 1 कुत्ता, 2 माली और 1 चौकीदार छोड़ जाऊँगा। इनका ख़र्चा भी खुद बर्दाश्त करूँगा। किराए का भी कोई मसला नहीं, आप जो भी देंगे मुझे कबूल है और अगर कुछ ना भी दें तो भी मंजूर है, बस कागज़ात में आपका नाम किराएदार की हैसियत से लिखा होना चाहिए। हम लोग अब्बासाबाद के एक गौसल खाने वाले छोटे फ्लैट से उठकर ख़याबान असफद यार वाले विला में आ गए। नए घर में दाखिल होती हर एक ने सीधा अपने अपने गौसल खाने का रुख किया। नीम गर्म पानी से टब भरा, पानी में बात फोम हल किया, हाथ में रिसाला लिया और टब में उतर गया। ना इसका ख्याल कि गौसल खाने के दरवाजे पर क्यों लगा हुआ है, ना इसका खौफ कि टंकी में पानी ख़त्म हो जाएगा, ना इसका डर कि नाली बंद हो जाएगी और पानी गौसल खाने से निकलकर घर के दूसरे हिस्सों की तरफ चल देगा। बिलफर्ज पानी दूसरे कमरों में भर भी जाए तो आज यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये विला इस वक्त बिल्कुल खाली है। पलंग, मेज़, कुर्सी और पर्दे नाम की कोई चीज़ इस घर में मौजूद नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर इंसानों से आबाद होता है, न कि फर्नीचर और कालीनों से। हमने फोम के गद्दे फर्श पर बिछाए और ख़ाली घर में जान पड़ गई। मैंने ज़िंदगी बसर करने का ये सलीक़ा रिंदों से सीखा है। जो ज़र्फ़ उठा लिया वही पैमाना बना और जहाँ बैठकर पी ली वही मैखाना ठहरा। ताज्जुब इस बात पर है कि सफ़ारती दुनिया जो मुफ़त शराब नोशी का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी क्लब है, वो रंदी की खूबियों से कतई नावाकिफ़ है। रंदी खाली घर की तरह बेतकल्लुफ़, बेरिया और बेसाख्ता होती है। सफ़ारतकारी, तकल्लुफ़ात, तशरीफ़ात और तक़रीबात के अजायब घर में बसेरा करती है। नेक्स्ट चैप्टर। ज़बाइश खाना की माहिर खातून ने पूछा, सर आप अपनी सरकारी रिहाइशगाह के लिए किस किस्म के पर्दे पसंद फरमाएंगे? मैंने कहा, इस पर्दे के अलावा जो अक़ल और आँखों पर पड़ता है कोई सा पर्दा भी लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसने फ़र्क की वजाहत शुरू की। पहले हमें घर को 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, ज़ाती, रस्मी और खुला। फिर हर कमरे के दरवाज़ों और दरीचों की तर्ज़ तामीर और शगाफ़ की शक्ल के मुताबिक दर्जा बंदी करनी होगी। इसके बाद हम पर्दे की अक़साम की अमूमी तकसीम करते हैं।
फिर एक एक कमरे के लिए खसूसी तकसीम होती है। इस मरहले में मटीरियल, रंग, वज़न, डिज़ाइन और बाफ्त पर गौर होता है। इसके बाद पर्दा टांगने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर बहस शुरू होगी और आखिरकार सिलाई के बाद जो बेशुमार अंदाज़ हैं उसमें उनमें से मनपसंद अंदाज़ का इंतखाब करना होगा। मिसाल के तौर पर मटीरियल को ले लीजिए। पर्दे आजकल कपड़े, लकड़ी, बांस, धात, प्लास्टिक सभी चीज़ों से बनते हैं। रहा कपड़े का मामला तो उसकी किस्में लातादाद हैं, नबाताती रेशे वाला और मसनूई रेशे वाला या मिला जुला। मसनूई रेशा भी किस्म किस्म का होता है, लोग इनमें तमीज़ नहीं करते और तमाम मसनूई रेशों को दो एक मशहूर नामों के खाते में डाल देते हैं। ये भी नहीं देखते कि नाम इस्तिलाही, अमूमी, खसूसी या तिजारती है। मैंने कहा ठहरिए, ज़रा दम तो लीजिए, मुझे सच सच बताइए, इस इल्म का फैलाव वाकई इतना है या अपने पर्दे को खींचतान कर इतना लंबा चौड़ा मजमून बना दिया है? सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? पर्दा तो खैर बड़ी चीज़ है। पर्दे के बालाई 2-3 इंच जिन्हें हेडिंग या पेशानी कहते हैं, उन पर चुन्नट डालना भी एक अलहदा फ़न है। चुन्नट की बहुत सी अक़साम होती हैं, पतली, चौड़ी, तंग, खुली, सादा, डिज़ाइन वाली, संदूकी या कारतूसी, नालीदार। बात यहाँ तक पहुँची तो मैंने माथे पर शिकने और हाफ़ज़े पर ज़ोर डाला और कहीं से कहीं जा निकला। चंद ऐसे शहरों को याद किया जिन्हें मैंने आज़ादी से पहले बचपन और लड़कपन में देखा था। अलीगढ़, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, हैदराबाद, औरंगाबाद, लाहौर, अमृतसर, गुजरात, जलालपुर जट्टा। मैंने मुसलमानों के गुंजान आबाद मोहल्लों और उनके तंग और दिन के वक्त भी तारीक रहने वाले गली कूचों को याद किया। उन खंडर हवेलियों का नक्शा आँखों में फिरने लगा जो मुसलमानों की खुशहाली के दौर की यादगार थीं और जिनमें रहने वालों ने जा बजा कच्ची पक्की दीवारें खड़ी करके उनका बंटवारा कर लिया था। अलीगढ़ के ताला बनाने वालों, आगरा के जूते बनाने वालों, जलालपुर में दस्ती खड्डी पर लुई बुनने वालों और हैदराबाद दक्कन में अचकन के बटन बेचने वाले घरों को याद किया। खाते पीते मुसलमानों के पर्दादार जनाना सहन वाले नक्शे पर भी गौर किया। सवाल यह है कि इन घरों में कौन से किस्म के पर्दे टंगे होते थे? फ्रांसीसी, हिस्पानवी, अतालवी या विलायती? जहन पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन सब घरों में सिर्फ़ एक पर्दा हुआ करता था, टाट का एक बड़ा टुकड़ा जिसमें एक लकड़ी का एक डंडा ऊपर और एक नीचे पिरोकर सहन या ड्योढ़ी के दरवाजे पर लटका देते थे। टाट नया और चमकदार हो तो मकीन खुशहाल, मैला और पेवंद लगा हो तो घर वाले सफ़ेद पोश, फटा पुराना हो तो अंदर फाका होगा और फाका मस्ती। जिन दिनों बरतानवी हिंद में हर इस्लामिया स्कूल में सुबह सवेरे इकबाल के तराने का ये मिसरा लहक लहक कर गाया जाता था, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, उन दिनों पर्दा नशीन औरतों और बोरिया नशीन मर्दों का कौम का सबसे नुमाया निशान टाट हुआ करता था। लटका लिया तो पर्दा, बिछा लिया तो गालीचा, मस्जिद में जानमाज, मदरसे में फ़रश, खानकाह में मसरत, हर तरफ टाट ही नज़र आता था। यहाँ तक कि मुफलसी के मुहावरे ने मर्द को टाट का लंगोटा पहना दिया और औरत को टाट की अंगिया। बरअज़ीम के मुसलमानों ने मगरबी तहज़ीब के ख़तरे और अंग्रेज़ हुक्मरानों के रहन सहन और तौर तरीक़ की यलगार से बचाव के लिए हर मुमकिन ज़रिए को इस्तेमाल किया। टाट का पर्दा, देवबंद का मदरसा, अकबर इलाहाबादी का शेर, गली में लटके हुए दरवाजे पर टाट का पर्दा बड़े काम की चीज़ था। घर के अंदर जो ऊंच नीच होती उसे गैरों की नज़रों से छुपाए रखता। बाहर से जो नामुवाफ़िक नज़रिया और नागवार फैशन दरवाजे पर दस्तक देता उसे वही रोक लेता। एक तरफ रख रखाव का वजीफ़ा और दूसरी तरफ रोक रुकाव का फरीज़ा। इतनी खिदमत और अहमियत के बावजूद इस किस्म के पर्दे के लिए घर के अंदर कोई जगह न थी। बरामदे में खुलने वाले दरवाज़ों पर बांस पतली पतली तीलियों से बनी हुई चिक लगाई जाती थी और घर के बाकी तमाम दरवाजे मुँह खुले और खिड़कियाँ बेनकाब होती थीं। उन दिनों खिड़कियाँ शीशे के बग़ैर होती थी, बाहर लोहे की सलाखें, अंदर लकड़ी के पट। दूसरी जंग अज़ीम के साथ खुशहाली और शीशा दोनों मुसलमानों के घर में दाखिल हुए। लकड़ी के रंगीन फ्रेम में लगे हुए फुट भर के शीशे को चारपाई पर रखकर बनाव सिंगार करने वाली ख़वातीन ने पहली बार सिंगार में इसका नाम सुना और पहली बार कद्दे आदम शीशे में अपना अक्स देखकर शर्मा गईं। अंधी खिड़कियों में पहली बार शीशे की आंखें लगीं
और बाहर की दुनिया नज़र आई। सफ़ेद लट्ठे का शटल कॉक बुर्का पहने और दुनिया को क्रोशिये की बनी हुई बारीक जालियों में से झांकने वालियां हैरान रह गईं। उन्होंने वक्त का साथ देने के लिए बुर्के के 2 टुकड़े कर दिए, कोट और नकाब। देखने वाली जाली का जाल बड़ा कर दिया। लट्ठे की जगह लेडी हैमिल्टन ने ले ली, इसका नाम भी बदल दिया। अब ये तुर्की बुर्का कहलाने लगा। इतनी बड़ी सोशल तब्दीलियों के ज़माने में दरवाज़ों और खिड़कियों के शीशों पर गोंद से अखबार या भूरे रंग का कागज़ चिपकाने का आम रिवाज था। जो लोग वज़ेदार होते वो सब्ज़ रंग का पतला कागज़ इस्तेमाल करते। आसूदा होते तो एक आध कमरे में रंगदार शीशे लगवा लेते। घरों के अंदर कपड़े के पर्दे लगाने का फैशन बहुत देर से और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आया। पहले बैठक के सदर दरवाजे पर कपड़े का पर्दा लटका और दूसरा सोने वाले कमरे की वाहिद खिड़की पर लगा। इससे पहले कि बाकी मादा दरवाज़ों और खिड़कियों की बारी आती, बर-ए-अज़ीम में फसादात शुरू हो गए। पर्दे खिड़कियाँ के शुमार में हैं। इन फसादात की शिद्दत की वजह से यार लोग जान बचाने के अलावा सब कुछ भूल गए। अलीगढ़ में हम लोग ज़काउल्लाह रोड पर 4 नंबर वाले मकान में आबाद होने से पहले 7 नंबर वाले मकान में रहते थे। इसमें सोने वाले बड़े कमरे की खिड़की मशरक़ की तरफ खुलती थी। खिड़की के सामने दूर तक खेत ही खेत थे। खेतों की दूसरी जानिब उखड़ी और घिसी हुई ईंटों की एक वीरान सड़क के किनारे आम के ऊंचे और घने दरख्तों की एक कतार थी। खेतों की दाएं जानिब छोटी सी मुंडेर वाला नमाज का चबूतरा और सर सैयद हाउस की इमारत थी। इस खिड़की के बहुत से फ़ायदे थे: उजाला, ताज़ा हवा, रौनक, कुशादगी और घर बैठे बिठाए बाहर की दुनिया से राब्ता। मौसम की मुनासबत से मोर और कोयल की कूक भी इसी खिड़की से अंदर आती। बाजरे के चमकीले दानों वाले पतले और लंबे सिट्टों के लहराने का मंजर भी इसी खिड़की से नज़र आता। 1-2 बार हमें दूर खेतों से परे हिरनों की डार भी नज़र आई। पर्देदार बुर्कापोश माँ के लिए खिड़की किसी तरह जामे जहानुमा से कम न थी। वो देर तक इससे लगी खड़ी रहती। इतनी अहमियत और खुश मंजरी के बावजूद वो एक मामूली सी खिड़की थी। इसमें कच्चे लोहे की गोल सलाखें लगी थीं। लकड़ी के पट भारी और भद्दे थे। कुंडी का नमूना लोहे के इब्तदाई ज़माने का मालूम होता था। 2 छोटे छोटे शीशे थे जिन पर सब्ज़ कागज़ की दोहरी तह इतनी दबीज थी कि पो फटने पर सूरज अपने जूते उतार कर दबे पांव अंदर आता और खिड़की की दहलीज पर खड़ा हो जाता। एक दिन बढ़ई आया और खिड़की के दोनों जानिब लकड़ी के सादा से ब्रैकेट लगाकर चला गया। 3-4 दिन तक वह ब्रैकेट यूँ ही लगे रहे। ऐसा मालूम होता था जैसे आस्तीन ऊंची किए 2 बावजू हाथ कोहनियों तक दीवार से बाहर निकले हों और कफ़े दस्त को खम किए दुआ मांग रहे हों। या अल्लाह, ग़ुलामी, ज़िल्लत और अफलास से मुसलमानों को निजात दे। इज़्ज़त, आसूदगी और मुल्क अता फरमा। हम सारा बर-ए-अज़ीम वापस नहीं मांगते, सिर्फ़ हमारी अक्सरियत वाला इलाक़ा हमें दे दे। हम वादा करते हैं इस खित्ते में एक इस्लामी माशरा कायम करेंगे जहाँ अमन, इंसाफ और दयानत का बोलबाला होगा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों और कमज़ोरियों की पर्दापोशी फरमा। चंद दिनों के बाद दर्जी आया। उसने खिड़की पर एक फूलदार पर्दा लगा दिया। एक रोज़ पर्दा हटाया तो मंजर बदला हुआ था। खेत के शिमाली किनारे पर जहाँ एक अंधा कुआं और मिट्टी के छोटे छोटे टिब्बे और गड्ढे वाक़े थे, वहाँ सर सैयद अहमद ख़ान की बहू, जस्टिस सैयद महमूद की बेवा और सर रास मसूद की वालदा ने किराए के लिए क्वार्टर बनाने शुरू कर दिए। मज़दूरों में जितने मर्द थे उतनी औरतें भी थीं, मगर जिन्स और लिबास की वजह से मर्दों से कहीं ज़्यादा नुमायाँ थीं। ये मज़दूर किसी नीच ज़ात के खाना बदोश थे। अछूत और मलीच मज़दूर बुनियादें खोद रहे थे। फावड़ा चलाते तो हर ज़र्ब के साथ सांपों के जिस्म के टुकड़े भी मिट्टी के साथ बाहर आ जाते। लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए, मगर मज़दूर तमाशबीनियों से लाताल्लुक़ और सांपों से बेफ़िक्र नंगे पाँव अपने काम में लगे रहे। वह तो उस वक्त भी काम में जुटे रहे जब एक मज़दूर छोकरी छींट के छोटे प्रिंट का लहंगा, हड्डी की पाजेब और गिल्ट की लट्टू जैसी नाक की कील पहने दरख्त के नीचे पछाड़े मारती रही। उसका कोई अपना सांप के डसने से मर गया था। वह कुछ देर मिट्टी ढोती, फिर वापस दरख्त के नीचे बैठकर रोने पीटने में मसरूफ़ हो जाती। मैंने खिड़की का पर्दा गिरा दिया। पहली बार पता चला कि जो खुद गर्ज़ और ख़ुद पसंद शख्स अपनी दुनिया अलहदा बसाना चाहता है और दूसरों के दुख सुख में शामिल ना होना चाहे,
उसे सिर्फ़ एक पर्दा गिराने की ज़रूरत होती है, सारी दुनिया पर्दे के दूसरी तरफ खड़ी की खड़ी रह जाती है। मेरे गानों में चंद आवाज़ें गूंज रही हैं। इधर दूर, बहुत दूर, सर सैयद की बहू बेगम के ज़ेर तामीर क्वार्टरों में से किसी खाना बदोश नौजवान मजदूर बेवा की बेचैन चीख बुलंद हो रही है। इधर दफ्तर से थोड़े ही फासले पर तेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा पर बेदरिग गोली चलाने की आवाज़ आ रही है। चीख और गोली की गूंज में एक तीसरी बेमौका आवाज़ भी शामिल हो गई। सर, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, आपको आरसीडी हाउस के लिए कौन से पर्दे पसंद हैं, हिस्पानवी या फ्रांसीसी? मैंने कहा फ्रांसीसी, और वो सिर्फ़ इस वजह से कि हिस्पानिया वक्त से बहुत पीछे रह गया। वहाँ 20वीं सदी की तीसरी दहाई में इनकलाब आया मगर नाकाम रहा। फ्रांस वक्त से बहुत आगे है। वहाँ 18वीं सदी में इनकलाब आया और कामयाब हुआ। इसकी खुशबू सारी दुनिया में फैल गई। इनकलाब फ्रांस के कोई 200 बरस बाद आजकल ईरान की फ़िज़ा में इसकी हल्की सी महक आ रही है। क्या पता खुशबू का कारवां इधर निकल आए और यहाँ पड़ाव डाल दे।